नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग तो वैसे भी बढ़िया है क्योंकि आपका प्यार है प्योर, ठीक है ना। अब आप लोग क्या कह रहे थे, जनरल अवेयरनेस की वो क्लास चलनी चाहिए, है ना। जीए की आप लोग क्लास मांग रहे थे ना, तो जीए के क्लास के लिए हम लेके आए सोनाली मैम को। सोनाली मैम आपको जीए पढ़ाएंगी, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। पहली बात तो जल्दी इनको मतलब काफी दिन तो ढूंढना पड़ा, ठीक है ना। वो ढूंढने के बाद ये मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाती बहुत अच्छा है, इतनी बिजी रहती हैं। तो जब मिली हुई तो हमने मैम से कहा भाई बच्चों को पढ़ा दो। फिर जब बच्चों के कमेंट मैम ने देखे तो खुश हो गई, कह रही बहुत अच्छे बच्चे तुम्हारे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो मैम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगी और बहुत से जैसे हम कम क्लासों में कराते हैं ना, कम टाइम में, वैसे ही मैम कराएंगी। बढ़िया कंटेंट देंगी और लास्ट में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है ना, कोर्स के बाद में। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आज हम बात कर लेते हैं सोनाली मैम के बारे में। तो सोनाली मैम एक जीएस की बहुत अच्छी टीचर है, जो कि पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ाती हैं, हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ाती हैं, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट जीए तो इनका अपना सब्जेक्ट है, बढ़िया से पढ़ाएंगी, ठीक है। तो आप लोग लीजिए क्लास और उसके बाद बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं सोनाली मैम से। धन्यवाद। अवध सर पेन लेकर के चले गए हैं जिससे मुझे पढ़ाना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू अवध सर फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली बात तो सर्वप्रथम मैं अवध सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी कि अवध सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊँ और आप लोगों को जीए पढ़ाऊँ। और जो अवध सर बोल रहे हैं ना कि मैं बिजी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा फ्री रहती हूँ। आपको जब भी मुझसे पढ़ना है, जब भी सीखना है, समझना है, कुछ नई चीज सीखनी है, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो अवध सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। मेरा नाम सोनाली है और मैं आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जीए पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक अगर हम बात करें तो आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हो? एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो। सो जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उस चीज के विषय में हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना कि ये है क्या। एक्चुअली कल को आप अगर इंटरव्यू में जाओ या कहीं आप एग्जाम पास करो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें जो है कि ये एग्जाम है क्या और ये एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल होते क्या हैं। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि ये किस तरीके के स्कूल हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और टारगेट बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंचे। तभी तो मेरे यहाँ पे होने का और आपके यहाँ होने का फायदा है, वरना किस लिए हम यहाँ पर हैं। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे कोट के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलके कोशिश करते हैं और मिलके आपका एग्जाम हम क्लियर कराएंगे। चलिए पहले अगर हम आए कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल ये है क्या, उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। एक बात बताइए कि एकलव्य कौन था? ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, 2-3 मिनट में आपकी ये खत्म हो जाएगी। एकलव्य ये था कौन? आपने एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली स्टोरी सुनी है ना कि एकलव्य क्या था? एकलव्य क्षत्रियों में से एक नहीं था। और पुराने जमाने में क्या होता था, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो हमारा समाज 3-4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उच्च 2 वर्णों को ही अधिकार था कि वो शिक्षा हासिल कर सकते हैं। एकलव्य जो था वो द्रोणाचार्य के पास जाके शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि वो ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही सिखाते थे। तो एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य का पुतला या मूर्ति बनाई और उनकी इतनी तपस्या करी और उनसे शिक्षा हासिल की। एक बार जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, अर्जुन लोगों के साथ जंगल आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि किसी ने शिकार किया हुआ है, हिरन मारा हुआ है, कोई वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअली में वो ये देखते हैं कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। उनको बड़ा क्यूरियोसिटी जागती है, वो जाते हैं एकलव्य के पास, वो पूछते हैं कि तुमने किससे सीखा? तो वो क्या बताता है? वो बताता है कि मैंने तो आपसे ही सीखा है। तो बोलते कि मैंने तुम्हें कब सिखाया? तो वो बोलने लगे, एकलव्य ने ये बात बोली कि मैंने आपका पुतला बना करके आपकी साधना की, तपस्या की, तब मैं आपसे सीख पाया, है ना। तो द्रोणाचार्य क्या करते हैं, कहते ठीक है भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे क्या करो, मुझे दान दो, मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो बोलते ठीक है हम गुरु दक्षिणा देंगे।
तो उससे क्या मांग लेते हैं? उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसमें मुख्य बिंदु क्या है कि एकलव्य क्या था? ऐसा व्यक्ति जो ट्राइब था, यानी जनजाति थी, मतलब जनजाति यानी छोटे तबके से बिलोंग करता था। इस वजह से उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो शिक्षा से वंचित था। दूसरी चीज क्या हुआ, उसको शिक्षा दीक्षा उसने ग्रहण करी, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो उच्च स्तर पे नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अपर क्लास कौन थी? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थी। निम्न क्लास क्या थी? उसकी थी, जो कि ट्राइबल एरिया से वो आ रहा था, जनजातियों से वो आ रहा था। तो उसके साथ क्या हो गया? भेदभाव हुआ ना भेदभाव। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, मतलब उसको उच्च शिक्षा के लिए जाने नहीं दिया। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते तो अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी कौन हो जाता? एकलव्य हो जाता। तो एक विशेष समुदाय का होते हुए एकलव्य ने किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी? पहली बात, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। दूसरा, शिक्षा के अधिकार से तो वंचित रखा ही गया, उसने अगर शिक्षा हासिल भी कर ली तो भी समाज में क्या हुआ? उसके साथ भेदभाव हुआ। और तीसरा, पूरी स्टोरी में शिक्षा हासिल करने के दौरान उसे बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो हमारे समाज में आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहुत से एकलव्य हैं, है ना, जो निम्न श्रेणी यानी जनजातियों से आते हैं। तो उनको शिक्षा का जो बेसिक हमारा अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो मिल सके बिना किसी रुकावट के, बिना समाज में डिस्क्रिमिनेशन के वो अधिकार मिल सके और वो आगे बढ़ सके। उस लिए हमारा आया एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा स्कूल है वो किनके लिए है? बताइए, जल्दी 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 बताइए, किनके लिए है वो स्कूल? जनजातीय समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, यानी ट्राइब्स। अब ट्राइब्स क्या होती हैं? जब समाज इवॉल्व होने लगा, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें या हिस्ट्री में थोड़ा जाएं, तो जब समाज इवॉल्व होने लगा, मतलब तरक्की यानी सिविलाइजेशन सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, तो लोगों ने अपना एक नया पहले वो तीर कमाल चलाते थे, जानवरों को मारते थे, खाते थे। फिर बाद में क्या हुआ? खेती बाड़ी पे आ गए। समाज में क्या हुआ? वेजिटेरियनिज्म, मतलब शाकाहारवाद का उद्भव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? समाज सभ्य हुआ। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? जब समाज सभ्य हो रहा है, कुछ लोग सभ्य नहीं हो पाए हैं, अभी भी वो जंगल में रहते हैं, प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं। क्या करते हैं? भाला चलाते हैं, जानवर मार के खाते हैं। उनके लिए वही जो है वो उस समाज से निकल ही नहीं पाए। वो जंगल, वो आपके क्या बोलते हैं, शिकार विकार वाली लाइफ से निकल ही नहीं पाए। उसके बाद ठीक है वो वहां रहते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? उनकी जमीनें चाहिए थी, क्योंकि उन्हें जंगल काट काट के रेलवे लाइन बिछानी थी, ताकि वो सामान हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, आसानी से यहां से निकालें खदानों से और ब्रिटेन भेज सके। तो इससे क्या हुआ? ट्राइबल्स की स्थिति में और गिरावट आती चली गई। तो हम देखेंगे कि समाज से वो तो बिल्कुल ही हट गए ना, समाज का तो इवोल्यूशन उद्भव हुआ, लेकिन इन जनजातियों का उद्भव नहीं हुआ। बट अब सरकार क्या कर रही है? सरकार को लगा कि नहीं, ये भी हमारे देश का हिस्सा है और इनमें से भी हमें कितने एकलव्य मिल सकते हैं, आज के जमाने के एकलव्य, है ना। तो उनको बढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हुआ। किसके लिए है ये? ट्राइबल बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए है। पहली बात, योजना कब चालू हुई? कितनी पुरानी, आप देख लो सरकार कितने पुराने से इनको सोच रही है। 1997 1998 में इस योजना का प्रपोजल रखा गया कि हम कुछ ऐसे स्कूल बनाते हैं जो जनजाति यानी ट्राइबल से के लिए हो। स्थापना कब कर दी गई? 1999 में। मतलब चटमंगनी पटव्या वाला काम है यहाँ पे, जैसे ही प्रपोजल लाया वैसे ही स्थापना। और हाँ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए सोचिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? भारत सरकार की जो जनजातीय कार्यालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएगी, क्योंकि ट्राइब्स के बारे में देखना है। ठीक है, कार्य क्या है हमारा? क्या कार्य है कि क्षेत्र जो हमारे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स क्या है, इनके पास पहली बात तो ये प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं, तो इनके पास स्किल नहीं है, है ना।
कि उस स्किल के सहायता से आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी रोजी रोटी कमा सके, वो चीज नहीं है। तो इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि महंगे से महंगे स्कूलों में भेज सके, और इनको इस विषय में ज्यादा पता भी नहीं। जंगलों में रहते हैं, प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं, कहाँ ये शहरी लाइफ में जी पाएंगे, रह पाएंगे। तो पैसा भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, लेकिन ऐसे तो इनको नहीं छोड़ सकते ना कि सरकार ने बोला कि चलो ठीक है हटाओ, इनका विकास ही नहीं करना है। तो क्या है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक शिक्षा दी जाएगी, वो भी किस माध्यम में, सीबीएसई के माध्यम में। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं ना, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, तो इनको किस माध्यम में दी जाएगी, सीबीएसई में दी जाएगी। फिर क्या बोला गया 2018-19 में, ये बोला गया कि देखो भाई, जो स्टेट है वो सारे स्टेट जिसमें 50% से ज्यादा ट्राइबल्स हो, या तो 50% से ज्यादा ट्राइबल हो, मतलब मान लो 1 लाख आबादी है शहर की, मान लेते हैं, तो उसमें से 50,000 ट्राइबल हो, या तो नहीं तो क्या हो कि ऐसा ब्लॉक जहां पे 20,000 तो ट्राइब्स रहते ही रहते हो, वहां पर हम ये जरूर बनाएंगे। समझ आया, मतलब वहां मोटा मोटा समझिए, जहां पर ट्राइबल्स की अधिकता हो, जहां पर जनजाति की अधिकता हो। अच्छा हाँ, जिसने सेंसस पढ़ा हो, जिसने जनगणना पढ़ी हो, जल्दी से बताइए भारत का कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा जनजाति है? जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। और कितने आवासीय विद्यालयों की स्थापना की? 284, है ना, और जिसमें से 32 मध्य प्रदेश में। लीजिए, क्वेश्चन पूछा नहीं कि आंसर मिल गया। 32 कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जनजाति रहती है। क्यों ना रहे, अगर आप फॉरेस्ट सर्वे को देख लो तो मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? कान्हा, पेंच, पन्ना, है ना, संजय गांधी, है ये सब, है ना। बताइए 6 है मुख्य। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से। 3 तो मैंने बता दिए, कान्हा, पेंच, पन्ना बता दिए मैंने 3। अब आप 3 आप बताइए क्या है मध्य प्रदेश का। वो स्लोगन सुना है, एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं सैकड़ों यहाँ शेर है ना। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्कूल यहीं पर है क्योंकि सबसे ज्यादा जनजाति है। और क्यों सबसे ज्यादा जनजाति? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर यहाँ पर है। समझ में? कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछा है बताते जाइए आप तो ही काम आएगा। अनुदान, अब क्या हुआ, ये तो केंद्र सरकार ने लॉन्च की स्कीम। होता क्या है, केंद्र सरकार एक स्कीम लॉन्च कर देती है, बोलती है, केंद्र सरकार ये बोलती है कि कुछ पैसा हम दे देंगे, लेकिन कुछ पैसा राज्य सरकार से बोलती है कि भैया आप भी तो दो, आपके ही प्रदेश में तो रहती हैं। ठीक है भैया, हमने स्कीम चलाई है, लेकिन कुछ पैसा आप दो, कुछ पैसा हम देते हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या बोला, केंद्र सरकार ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जब विद्यालय बनाया जाएगा तो हम 30 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कितना ज्यादा केंद्र सरकार कर्टिसी दिखा रही है कि हर साल भी 30 लाख भेजते रहेंगे। ठीक है, हर साल 30 लाख, यहाँ पे 30 लाख कर लीजिए, जब बनेगा 30 लाख देंगे, हर साल भी 30 लाख भेजेंगे। उसके अलावा भी अगर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत होती है, अब बताइए 30 लाख बनने पे दे रहे हैं, 30 लाख सालाना हर विद्यालय को भेज रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उतना तो राज्य सरकार करो भाई, तुम्हारे भी लोग हैं, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार कहती चलो ठीक है, 30 लाख केंद्र सरकार देगी, 30 लाख बनने पे देगी, 30 लाख हर महीने देगी, सालाना सॉरी हर साल, और जो बच जाएगा थोड़ा बहुत छोटा मोटा कभी खर्चे होते ही हैं, आपके घर में भी तो खर्चे होते हैं ना, वो कौन देगा? राज्य सरकार देगी। उद्देश्य क्या क्या है? ठीक है, उद्देश्य ये है कि पहले तो 6 से 12 साल तक के बच्चों को, जो ये ट्राइबल जनजाति वाले बच्चे हैं, है ना, जनजातियों की बात हो रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको एकलव्य वाली स्टोरी बताई थी ना। हाँ, तो वैसे ही जो एकलव्य हैं आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में, हमारे जो आज के एकलव्य हैं उनको क्या करना, 12वीं तक तो शिक्षा दे दी, और साथ साथ क्या करती है, जो उच्च शिक्षा होती है, चलो 12वीं तक तो पढ़ लिया बच्चे ने, लेकिन क्या आज का समाज ऐसा है कि 12वीं करे हुए बच्चे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी?
पीएचडी करे हुए वालों को चपरासी की नौकरी मिलती है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कह रहे हैं पढ़िए, ये प्यार मोहब्बत का चक्कर भूल जाइए, ये सब कुछ नहीं रखा है इसमें, ये शायरी वायरी सब भूल जाइए, पढ़िए। पीएचडी वालों को मिल रही है सिर्फ चपरासी की नौकरी, और जिनकी नहीं निकल रही उनको तो क्या ही है। तो ये चाहवा छोड़ दीजिए। आपके लिए चलिए एक शायरी भी हम बोले दे रहे हैं बीच में, बोले शायरी। चलिए शायरी ये है कि चाह जी जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। मतलब चाह आप लोगों से लगाएंगे तो आप जल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। चाह किससे लगाइए, एक ही हैं समाज के सर्वे सर्वा, उनसे लगाइए। चाह उनकी हमको चाहिए, और यदि वो हमें चाहिए तो फिर क्या चाहिए, है ना। तो ध्यान लगाइए ईश्वर में, छोड़िए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर और पढ़ने बैठिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग इस पे आते हैं, है ना। उद्देश्य कि भैया 12वीं तक तो पास करा दिया, क्या कराते हैं 12वीं के पास पर कराने के बाद उच्च शिक्षा, जैसे हो गया हमारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, है ना, उसकी तैयारी भी कराते हैं। उसकी तैयारी फ्री में कराएंगे, उसकी तैयारी, ठीक है, कि उसमें सफलता मिले। प्रतिस्पर्धी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी फ्री में कराएंगे, है ना। और क्या घोषणा की कि साथ ही साथ 38,000 अध्यापकों की, जो सिर्फ एकलव्य मॉडल में पढ़ा है, उसकी भी घोषणा करेंगे। लक्ष्य क्या है, हाँ 2018 में इनका क्या लक्ष्य था, इन्होंने कितने बना लिए थे, 284 स्कूल बना लिए थे। अब इनका लक्ष्य क्या है, अब इनका लक्ष्य क्या है कि 740 2024 तक, मतलब अगले साल तक 740 EMRC स्कूल स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। 740 EMRC स्थापित करने, EMRS स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य हमारा रखा गया है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं, अब आते हैं मुख्य विशेषताएं। अच्छा, मुख्य विशेषता आप यहां से पढ़ो मत, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और फिर मुझे बताओ क्या होगा। मैंने एकलव्य वाली स्टोरी बताई थी, क्या था कि उस समुदाय का तो ध्यान ही नहीं रखा गया था ना। अगर हम महाभारत वाले काल में वाली स्टोरी पे आए तो क्या था, किनका ध्यान रखा जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वही थे समाज में, बाकियों को तो शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। अगर कर्ण की बात करें, सूत पुत्र कह के उसको नकार दिया गया था ना, है ना, सूत पुत्र कह के नकार दिया गया। ऊपर से फिर जब वो परशुराम से शिक्षा लेने गया तो उन्होंने क्या श्राप दे दिया कि तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ना मुझसे, तो ठीक है जाओ, जब तुम्हें सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत होगी तो तुम अपनी शिक्षा भूल जाओगे। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, जब झूठ बोल के परशुराम से शिक्षा ली कि हाँ भैया मैं हूं ब्राह्मण पुत्र, तो क्या हुआ कि उसको श्राप मिल गया ना। तो हुआ क्या, हमेशा जो छोटे तबके के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको समाज में डिस्क्रिमिनेशन मिला, भेदभाव मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज बदल गया है। तो क्या है, उन समुदायों का ध्यान रखो। ध्यान कैसे रखा जाएगा, एजुकेशन, बेटा ये समझ लो, बार बार मैं बोल रही हूँ, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। देखिए सरस्वती जिसके पास है ना, वो कभी इंसान पीछे नहीं रह पाएगा। जिसके पास सरस्वती है, सरस्वती की बहन लक्ष्मी भी उसी के पास आती है, ये याद रखिएगा। तो क्या उनको, उनके पास सरस्वती पहुंचाना, मुफ्त शिक्षा देना, दूसरा लक्ष्य, दूसरी विशेषता है। तीसरी, उनके आवासीय विद्यालय, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो। आवासीय विद्यालय बनाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे देखिए, ये डे स्कूल भी बना सकते थे कि दिन में आओ पढ़ो जाओ, लेकिन आवासीय स्कूल क्यों बनाया गया, ताकि इनको खाने पीने का पूरा एक माहौल मिल सके, खाने पीने का, खेल कूद का, उस प्रकार के परिसर का, ताकि वहां रहें, अच्छे से खाएं कूदें, खेले कूदें, बढ़ें। तो एक तरीके का पूरा मानसिक शारीरिक सारा विकास हो। तो आवासीय विद्यालय, समग्र शिक्षा, खेल, पाठ्य उत्तर गतिविधियों का प्रोत्साहन, इसीलिए आवासीय स्कूल बनाया गया कि पढ़ाई भी करो, खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करो, उसमें भी इंडिया को आगे बढ़ाओ, और खाने पीने सब चीज का ध्यान रखा जा रहा है, और हर तरीके से इंडिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सांस्कृतिक संरक्षण, अच्छा आपको पता है जो ट्राइब्स होती हैं उनका क्या होता है, उनके जो कल्चर होता है, उनका जो सभ्यता संस्कृति होता है वो हमसे अलग होता है। वो अलग टाइप के फेस्टिवल बनाती हैं, है ना। तो वो उनका कल्चर किसी तरीके से हार्म ना हो, तो उसके भी संरक्षण के लिए। और सबसे लास्ट बात कि 12th तक तो पढ़ लिया, उसके बाद अच्छी उच्च शिक्षा पे ध्यान दो,
ताकि भैया बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, IITs में जाओ, NITs में जाओ, एम्स में जाओ, भारत के बाहर जाओ, भारत का नाम रोशन करो। तो ये क्या है, ओवरऑल उनका विकास, कि तुम बचपन से हमारे पास आओगे, छोटे से 6th क्लास से, और तुमको जब हम भेजेंगे यहाँ से तो तुमको क्या करके भेजेंगे, एक बढ़िया काबिल इंसान बना के भेजेंगे। मतलब तुम्हारी स्थिति अब महाभारत के एकलव्य जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों ने जाना कि ये किस टाइप के स्कूल्स होते हैं। आज की जीए की जो क्लास है वो इसी पे ही आधारित थी कि ये किस टाइप के स्कूल है, किस टाइप का ये मॉडल है, कब स्टार्ट हुआ, क्या कार्य है, क्या कार्य क्षेत्र है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। इस तरीके से आपकी 7-8 क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपकी जीए खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया कि नहीं आया। फिर कल मैं आपसे मिलूंगी इसी क्लास में। उस तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एंड टाटा बाय बाय।